So, how to outsmart others, how to outthink others, यही आपने सोचा और इसी के लिए आपने क्लिक भी किया और डेफिनेटली आपको वही चीज़ें मिलने वाली है। जैम पैक्ड वीडियो, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग और कॉन्ट्रेरियर थिंकिंग। लोगों के दिमाग में आता नहीं है कि ये चीज़ क्या है। देखो पीटर थिल जो कि पेपैल जैसी कंपनी के फाउंडर रहे और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत रहे हैं, अभी ये एआई पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, काउंटरेरियर थिंकिंग, ये उनके बहुत ही बेस लेवल थिंकिंग मॉडल है। और ये वो थिंकिंग मॉडल्स है जिसका अगर आपने यूज़ किया और अगर आपने इन्हें एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा। मतलब रोज़ अगर आप इसी तरह से आइडिएशन में इन चीज़ों को अप्लाई करते रहे, हर प्रोसेस में हर जगह अप्लाई करते रहे, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ही जाओगे। आसपास की नॉइसेस से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास प्रेजेंटेशन बनी हुई है, मैं एज इट इज़ उसमें से देख करके, इधर मेरे पास मेरे स्क्रीन होती है, यहाँ पे मेरा कैमरा होता है, तो मैं अक्सर इधर देखता रहूँगा, लेकिन आपकी तरफ भी देखता रहूँगा, लेकिन फोकस हमारा रहेगा एक्चुअल में उस वैल्यू पे जो इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो गाइस, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है मैं आपको प्रेजेंटेशन थोड़ी देर में दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं सारे पॉइंट्स नोटिस करता जाऊंगा और फिर उसके बेस पे मैं आपको बताना जाऊंगा। तो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग देखी थी गाइस, एक वीडियो मैंने बनाई है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग पे, इलॉन मस्क की सबसे फेवरेट है वो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, हम चीज़ों के सोर्स पे जाते हैं। मतलब इतनी जो जड़ें हैं, इतनी जो ब्रांचेस है जो हर जगह फैली हुई है, वहाँ से घूमते फिरते आकर के एक जगह पे आकर के पिन पॉइंट पे जाते हैं। हम देखते हैं कि सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हो रही है, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अगर हमने ध्यान दिया, जिस चीज़ को हमने इम्प्रूव किया, तो शायद सारी पूरी ब्रांचेस बेहतर हो सकती है। हमारा वैसा फोकस होता है। लेकिन जब हम सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट, अदर्स, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये अगर मैंने करी तो इसके बेस पे कुछ और हो सकता है। तो इट्स अबाउट कि हम एक्चुअल में चीज़ों के बियॉन्ड देख रहे होते हैं, हमारे आइडिया के साथ में ही जो आइडिया हमारा चल रहा है हम उसी के साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दी, नहीं 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 नहीं। हम बस इतना सा करते हैं कि एंड देन व्हाट, अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो उसके बाद क्या होगा। अगर मैंने ये चीज़ कर दी तो मैं एक कदम और आगे जा कर के, दो कदम और आगे जा कर के पहले से वो चीज़ें इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होगा। अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया, इस यूट्यूब चैनल पे मैंने इस तरह की वीडियोस डाली, दो कदम आगे जा कर के देख रहा हूँ मैं कि आखिर किस तरह से रिस्पॉन्स आएगा, क्या मैं इस चीज़ को सस्टेन कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरह की वीडियोस आगे भी बनाते रह सकता हूँ, क्या मैं इस सिमिलर लेवल पे लगा रहूँगा आने वाले एक साल बाद भी। क्या एक साल बाद ऐसा तो नहीं होने वाला है कि भाई मैं सोचने वाला हूँ कि ओ माय गॉड ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ। आप अपनी जो एनालिसिस पैरालिसिस की स्टेट है उसमें जाने से फंसते हो यहाँ पे, और एक्चुअल में आप बोलते हो कि भाई मुझे फैक्ट्स चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए, कि एंड देन व्हाट में मुझे फैक्ट्स चाहिए, मुझे रियलिटी चाहिए। यहाँ पे आप आप यहाँ पे बायसेस पकड़ के नहीं चलते हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। फोकस्ड होके आप पूछते हो अपने आप से कि ये जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ उसके बाद क्या होता है, मैं इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ, सेकेंड स्टेप में जानना चाहता हूँ। बस सेकेंड स्टेप इज़ इनफ, यू डोंट नीड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और लास्ट, एटलीस्ट यू नीड द प्रेपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकेंड थिंग। ये है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग कि एंड देन व्हाट। अब कॉन्ट्रेरियर थिंकिंग क्या होती है, तो ये जो कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग है ये पीटर थिल की सबसे फेमस थिंकिंग है कि व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल एग्री विथ। आप चीज़ों से थोड़ा अलग सोचते हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यार, हर कोई सोशल मीडिया ऐप्स बना रहा है, पर क्या हर कोई रिचुअल स्पेसिफिक सोशल मीडिया ऐप बना रहा है? हर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऐप्स बना रहा है, पर हर कोई प्रॉब्लम, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो नीश है उससे स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ बना रहा है? क्या मैं उस सेक्टर में घुस सकता हूँ जहाँ पर मेरी अपनी स्पेशलाइज स्किल है?
जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आप उसका उल्टा करते हो, और ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है कि लैटरल थिंकिंग से थोड़ा डिफरेंट है। और मैं इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा कि बाकी थिंकिंग से कैसे डिफरेंट है, कि लाइक क्रिएटिव थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, ये सारी जो थिंकिंग मॉडल्स है, दूसरे जो थिंकिंग मॉडल्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ताकि आपको ज़ीरो कन्फ्यूजन रहे और बिल्कुल क्लीनली समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो, वेयर दे हैव यूज्ड एजुकेशन में, स्टूडेंट्स यूज देम टू मेक स्मार्टर चॉइसेस। इन्हीं दो चीज़ों को जो मैं बताने वाला हूँ, स्मार्टर चॉइसेस कैसे होगा, कि लाइक देखो, आप स्टडिंग फॉर एग्जाम, बट व्हाट हैपन्स इफ आई स्टडी स्मार्ट, what happens if I use different methods to actually effectively read? What if I just stop analyzing stuff कि मुझे पूरे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है? क्या हो अगर मैं जस्ट ये सोच के कि ठीक है मेरे सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले, क्या हो अगर मैं इन्हीं को सबसे पहले रेक्टिफाई कर दूं, ख़त्म कर दूं पूरी तरह से? क्या हो आई जस्ट स्टार्ट विथ मॉक टेस्ट? क्या हो अगर मैं स्टार्टिंग में ही मॉक टेस्ट पे ही भिड़ता हूँ? मॉक टेस्ट जो ऐसे मॉक पेपर होते हैं, जो भी पेपर मेरा चल रहा है उससे रिलेटेड मॉक पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हो अगर मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करता हूँ, उन्हीं से रिलेटेड मेथड को समझता हूँ, उन्हीं को मैं क्लीन करता हूँ? तेल लेने गया सिलेबस, तेल लेने गया बाकी सब कुछ, तेल लेने गया टीचर ने क्या बताया, मैं पिछले साल के और अभी के टाइम के जितने भी जो मॉक पेपर्स हो सकते हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हो अगर मैं सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करूं, उन्हीं को अच्छे से समझ लूं? क्या होगा? तो तुम थोड़ा चीज़ों से ब्रेक इवन करते हो, थोड़ा बाहर जाते हो, थोड़ा जितना तुम जानते हो उसी में तुम खेलते हो, और फिर उससे और ज़्यादा बियॉन्ड जाते हो, इसी में फिर और ज़्यादा नई लेयर्स ऐड करते जाते हो। करियर में तुम अपने प्रोफेशंस को चॉइस करना है, तुम्हें अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, तुम्हें मार्केटिंग करनी है, यहाँ पर भी तुम इसी तरह से अप्लाई करते हो। गाइज मैं भी मार्केटिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ये सब, और हमें भी क्राइटेरियाज ढूंढने पड़ते हैं, हमें भी अलग अलग कैंपेन सेट करने पड़ते हैं, हमें भी ऐड सेट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस तरह की थिंकिंग मॉडल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और मैं आपको ईजिली समझाऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें कैसे होती है। तो गाइज वाई वी यूज़ देम टू अवॉइड शॉर्ट साइटेड डिसीजन, मतलब कि बहुत ही छोटे लेवल पे, छोटे टर्म्स में हमने कोई भी डिसाइड कर लिया होता है। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, जल्दबाजी में हमें डिसीजन लेना भी होता है, लेकिन कई बार हमारे दिमाग में जो फर्स्ट थॉट आता है हम उसी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उस फर्स्ट थॉट के बेस पे हम बिलीव बनाते हैं कि शायद चलो मैं इसके बेस पे कंपेयर करता हूँ, और यही गलत होता है, यहीं पर ही जाकर के हमसे गलतियाँ होती हैं। सो टू अनकवर हिडन रिस्क, उसके बाद क्या होता है कि कुछ रिस्क होते हैं, हर उस डिसीजन के, जो हमने डिसीजन लिया है उसके कुछ रिस्क होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। बजाय अगर उन चीज़ों को हमने नहीं देखा तो कई बार हम उन मिस्ड चीज़ों की वजह से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस निकालते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स निकालते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर हमने ध्यान नहीं दिया। देखो, एक जहाज़, एक प्लेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, एक एयरप्लेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी मशीनरी है उसमें, और कोई ऐसा एआई नहीं है जो जाकर के हर एक चीज़ को फिगर आउट कर लेगा कि अच्छा यहाँ पे नट बोल्ट थोड़ा कम टाइट है, यहाँ पे वायर थोड़ा कटा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, और बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि अगर छोटा सा भी कोई गलती हुई तो वो छोटी सी गलती बड़ी गलती बन सकती है। आप समझ पा रहे हैं कि अगर उस एयरप्लेन में छोटी सी भी गलती हुई, छोटी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो वो प्लेन के साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है, पैसेंजर्स के साथ में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ हो सकती है, तो वो अवॉइड ही नहीं कर सकते उस तरह की गलती, तो उन्हें उतना पिन पॉइंटेड फोकस रखना पड़ता है। ऐसे नहीं चल सकते वो कि नहीं नहीं हम तो ठीक है यार चलने दो, जुगाड़ चलता है। कार के साथ में, बाइक के साथ में ये सब चलता होगा क्योंकि हम ज़मीन पे है, लेकिन वहाँ हवा में वहाँ नहीं चल सकता, वहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, वहाँ कोई मैकेनिकल नहीं आने वाला है, इंजीनियर नहीं आने वाला है जो आकर के आपकी ये सब करेगा, है ना। हमारे ढाबे वाला कोई नहीं आने वाला है, चिंटू पिंटू, जो आकर के खोलेगा और देखेगा कि अच्छा क्या गड़बड़ है, मैं ठीक कर देता हूँ, अभी करके देता हूँ, अब भी करके देता हूँ, है ना। वो वाला नहीं आने वाला है यहाँ पे, तो उन्हें कोई गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उस केस में उन्हें इतना सोचना पड़ता है, और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, कॉन्ट्रेरी थिंकिंग ये हेल्प करती है। ठीक है, तो गाइस इसकी नेसेसिटी है इनोवेट करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, चीज़ों के पिन पॉइंटेड फोकस करने में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सीधे प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे यूज़ केसेस है, सब कुछ है, और मैं इस पर अभी बाद में जाऊँगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। ओके ठीक है, चलो सीधे प्रेजेंटेशन में बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे अपने आप को पहले छोटा करूँगा, अपने आप को पहले मुझे छोटा करना पड़ेगा। ओके, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर दी थी और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग ही गायब हो गई।
ओके, तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग गाइस, हम इस पूरी सीरीज में मेंटल मॉडल्स, थिंकिंग टाइप्स और फ्रेमवर्क्स को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें डिटेल में, इतनी डिटेल्ड प्लेलिस्ट या इतनी डिटेल्ड वीडियोस, भाई आपको थिंकिंग मॉडल्स, एक एक थिंकिंग के टाइप्स इन सब पे नहीं मिलती। आप जा करके ऑनलाइन सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए इस चीज़ को फॉलो करो। डेफिनेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग तो क्या है? सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग encourages us टू एक्सप्लोर डीपर कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड इमीडिएट रिजल्ट्स। जब आप पहला एक्शन ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने एक्शन को ही पहले से ही रोक रहे हो, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। जब भी आप बड़े डिसीजन लेते हो जहाँ पे रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है, ये देखो, ये जो पानी का जो बुलबुला तुम्हें दिख रहा है, ये ऐसा पत्थर मारा और फिर ऐसा रिपल इफेक्ट, तो कई बार हम ऐसे डिसीजन लेने वाले होते हैं जिनसे रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा, राइट। आपका फैमिली में कोई रिलेटिव की शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर रिलेटिव को आपने नहीं बुलाया, हाँ, या आप भूल गए थे, रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा भाई। क्या रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा? कई बार आपके डिसीजंस ऐसे होते हैं, रिलेशनशिप में, लाइफ में ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको आप देख पा रहे होते हो, लेकिन आप जानबूझ करके उनको अवॉइड करते हो। आप सोचते हो क्या ही हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्या ही हो जाएगा। आपको यहाँ पे डर पे नहीं चलना पड़ता है, आपको अपने इंस्टिंक्ट या इमोशंस पे नहीं चलना होता है। यहाँ पर आपको फैक्ट्स एक्वायर करने होते हैं। आपको बोलना पड़ता है यार, एक बात है, क्योंकि पॉलिटिशियंस, आप पॉलिटिक्स को भी देख लो, पॉलिटिकल पार्टीज अगर वो एक कदम आके जाके सोचेगी नहीं ना, तो वो हार जाएगी, वो टिकेगी नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को सेकंड ऑर्डर थिंकिंग और कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ता है, और वो करते हैं, तभी जा करके उनकी सरकार टिकती है। अगर वो इस चीज़ को अप्लाई ना करे तो वो नहीं टिकने वाले हैं। हर बिजनेसेस इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा, अरे ये तो ओवर एनालिसिस होगा या एनालिसिस पैरालिसिस ही होगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। आप जब तैयारी कर चुके हो, जब आपके पास तीर धनुष आ चुका है और अब आप डिसाइड कर चुके हैं यहाँ तीर मारना है, नाउ इस पॉइंट पे ये थिंकिंग मॉडल्स काम आते हैं गाइस, ठीक है। तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, हिडन रिस्क, जैसा मैंने बोला कि रिस्क फिगर आउट करने में, शॉर्ट साइटेडनेस, आप कई बहुत जल्दी डिसीजन तो नहीं ले रहे हो, अपॉर्चुनिटी, रिपल इफेक्ट समझने के लिए, तो शॉर्ट टर्म गेम्स, लॉन्ग टर्म पेन्स, यस, ये चीज़ होती है। कई बार आप करियर में कुछ ऐसे पॉइंट डिसाइड करने वाले होते हो, करियर का पूरा डायरेक्शन ही चेंज करने वाले होते हो, राइट। आप इवन कंफ्यूज होते हो कुछ चीज़ों को लेकर के कि यार मैं डिज़ाइनर बनूं या डेवलपर बनूं, मैं 3D डिज़ाइनर बनूं या ग्राफिक डिज़ाइनर बनूं, मैं 3D डिज़ाइनर में भी मॉडलिंग करूं या एनिमेशन करूं, अच्छा मैं यूट्यूब पर वीडियोस डालना शुरू करूं 3D से रिलेटेड, ब्लेंडर की वीडियो बना रहा हूं, या फिर मैं गेम डिज़ाइन से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करूं, उसके लिए मैं पोर्टफोलियो बनाना शुरू करूं। होता है, अलग अलग तरह के कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखते हैं आपको सामने से। तो यहाँ पे आपको ये फोकस करना पड़ता है, बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, सेकेंड ऑर्डर में क्या होने वाला है, वो रिपल इफेक्ट क्या होगा आने वाले 1 साल में, 5 साल में, वो रिपल इफेक्ट क्या होगा, जो जो कॉन्सिक्वेंसेस मेरे सामने आने वाले स्टेप बाय स्टेप क्या हो सकता है। क्या हो अगर मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करता हूँ 3D से रिलेटेड, और मैं 3D डिज़ाइन और ये सब से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड वीडियोस डालना शुरू करता हूँ, सीरीज़ बनाता हूँ, क्या रिपल इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कोई सब्सक्राइबर ना आए, हो सकता है कोई मुझे ना देखे, हो सकता है किसी को पता ना चले, पर मेरा क्या बेनिफिट होगा, शायद हो सकता है मेरी स्किल्स कुछ इंप्रूव हो जाए, हो सकता है मैं यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो शो कर पाऊँ, इवन मैं अपनी चीज़ें यूट्यूब पे दिखा रहा होगा, तो ये शायद मेरा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाए। कौन जाकर के अब वेबसाइट में जाकर के चेक करे, मैं सीधे यूट्यूब की वीडियो दिखा रहा होगा उनको, यूट्यूब की वीडियो की लिंक दे रहा होगा उनको, अपने रेज्यूमे में भी यूट्यूब की वीडियो डाल रहा होगा, बस। तो देर आर डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज, डिफरेंट सिचुएशंस। मॉडर्न टाइम के हिसाब से आपको सोचना पड़ता है कि भाई, क्योंकि अभी के टाइम में लोग अलग तरह से रिक्रूट कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। अभी के टाइम में लोग स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहे हैं, अभी के टाइम में लोग जनरलिस्ट को उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी के टाइम में जॉब्स की भी जो डिमांड है वो डिफरेंट तरह की है। आपने बहुत सारी ऐसी जॉब्स होगी जिनकी टर्म्स आपने सुनी नहीं होगी, उस तरह की टर्म्स अब निकल के आ रही है। तो दिस इज़ द थिंग, आपको जब आप सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग करते हो तो आप उस बियॉन्ड में जाते हो, आपसे वही नहीं टिके रहते वो कॉन्ट्रेरियन कि भाई नहीं मैं तो वेब डेवलपर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, नहीं। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग ही इस तरह से बोलती कि भाई हमें उन कंस्ट्रेंट्स में नहीं बंधना है,
सोसाइटी के कंस्ट्रेंट्स या सोसाइटी की जो थिंकिंग मॉडल्स है उन पे बायस्ड नहीं होना है, क्योंकि सोसाइटी तो एक ही लेवल पे चल रही है भाई, वहाँ कंपटीशन है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम सोसाइटल लेवल यू आर फोकसिंग ऑन कंपटीशन। तुम कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हो, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन भाई कंपटीशन भी वहाँ होना चाहिए ना जहाँ जीत की संभावना हो। 50 लाख लोग लड़ रहे हैं और तुम वहाँ पे न तो अलग से दिख रहे हो, न तुम्हारी काबिलियत दिख रही है, तुम उसी भीड़ का हिस्सा दिख रहे हो, भेड़ चाल, कोई मतलब नहीं है वहाँ पे लड़ने का। तो कैसे अपने आप को अलग बनाया जाए? सेकंड ऑर्डर थिंकिंग लगा के, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग लगा के कैसे लगाएंगे, चलो आगे देखते हैं। स्टूडेंट कॉपीज होमवर्क फॉर क्विक रिजल्ट्स बट फेसेस ट्रस्ट इश्यूज एंड लोअर ग्रेड्स एज कॉन्सिक्वेंस। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया चीज़ बताई है कि अभी तो शॉर्ट टर्म में चलो मैं ठीक है कॉपी कर लूँगा तो मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, बट इससे होगा क्या? वो बंदे की स्किल्स ही डेवलप नहीं होगी, वो बंदा खुद से पढ़ना ही नहीं सीखेगा, वो बंदे ने कभी किताब खोलने का वो रिस्क उठाया ही नहीं कभी। उसको लगता था कि पता नहीं मेरे को बोर लगेगा, पता नहीं मेरा सर फट जाएगा, छोटी सी चीज़, एक छोटी सी किताब उसको डरा रही है, पर अगर वो खोल के देख लेता मार्क्स तो बनते, कुछ तो बनता, कुछ तो सेल्फ डेवलपमेंट खुद की तो कुछ तो होती। तो ये चीज़ें बताती है। और देखो लोअर ग्रेड्स फिर हर जगह पे आते हैं, फिर वो अलग अलग जगहों पे आपको रोकते हैं, परेशान करते हैं। करियर चॉइसेस, ग्रेजुएट्स ऑफन चेज हाई सैलरीज इग्नोरिंग पोटेंशियल बर्नआउट एंड लैक ऑफ ग्रोथ इन देयर करियर। आपके करियर की ग्रोथ इस पे डिपेंड करती है कि क्या आप अपने करियर को एक्चुअल में करियर की तरह देख रहे हो या फिर सिर्फ पैसा खींचने की मशीन की तरह देख रहे हो। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो और आप उनके बिजनेस के हिसाब से नहीं सोच पा रहे, उनको वैल्यू देने के हिसाब से नहीं सोच पा रहे, अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हो कि आप उनको हेल्प करते हो सामने से कि चलो यार मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, आप ये सोचते कि चलते हो कि जितना मेरा काम है मैं उतना करूँगा, 9 से 5, 9 से 9 जितना भी है मैं करूँगा और घर जाऊँगा, मेरे को बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसको भी ऐसे दिखाऊँगा कि ठीक है यार चलने दो। ये वो लोग हैं जो एवरेज की तरह रहते हैं, ये एक कंपनी से दूसरी कंपनीज में जंप करते रहते हैं, इन्हें कोई ग्रोथ नहीं मिलती, इन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। दीज काइंड ऑफ पीपल डोंट गो एनीवेयर, they are just stuck, and they also then change their career path again and again and again. But if you really want to get some kind of very great results, तो भाई सिंपल सी बात है, एक डायरेक्शन चाहिए, तुम्हारा विजन चाहिए, और साथ में तुम्हें ये एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए कि यस मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे भी बेनिफिट करेगा, साथ में जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसे भी बेनिफिट करेगा, चाहे मुझे उस लेवल की सैलरी नहीं भी मिल रही हो, क्योंकि मैं स्किल सीखूंगा ना, मैं उस लेवल के रिस्क लूँगा, सामने वाला इंसान मुझे उस लेवल की चीज़ें देगा। अगर इस कंपनी ने मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं किया, कोई बात नहीं भाई, मैं साल भर पूरी ताकत दम लगा के काम कर रहा हूँ, कर लिया, अब उसके बाद जब मैं सेकेंड किसी कंपनी में जाऊँगा तो वहाँ पर मेरे पास वो बाउंड्रीज होगी, अब मेरे पास वो बाउंड्रीज होगी सेट, अब मुझे पता होगा कि कहाँ पर मुझे क्वेश्चन करना है। बिना उस एक्सपीरियंस के आप कैसे सेट कर पाओगे बाउंड्रीज को? कैसे आप दिखा पाओगे कि यार मेरे ये काबिलियत है और इस काबिलियत के बेस पे मैं इतना तो पैसा लूँगा तुमसे, ठीक है, क्योंकि मैंने साल भर अपने आप को इसमें धोया है अच्छे से, एंड देन यू कैन कॉन्फिडेंटली आस्क दैट काइंड ऑफ अमाउंट। अदरवाइज देर इज़ नो कॉन्फिडेंस, बस तुम वही है स्किल वही, हाँ मैं तो मर्ज स्टैक आता है मुझे, मैं तो ये मेरा प्रोजेक्ट है देख लो, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, फिर डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट, यही सब चलता है फिर। But you are not showcasing yourself as a entrepreneur, not showcasing yourself as a product designer, someone who can easily solve their problems. और जब उन्हें लगता है, जब नेक्स्ट कंपनी में या जिस कंपनी में तुम अभी हो, जब उनको वो वैल्यू दिखाई देगी तो भाई वो तुम्हें उस लेवल पे करेंगे, तुमसे वो उस लेवल के काम करवाएंगे। वो काम चैलेंजिंग होते हैं इसलिए हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन फिर जो कर पाता है उसको मिलता भी है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मैनेजिंग इन्फो ओवरलोड, व्हेन यूजर्स आर ओवरवेल्म्ड विथ टू मेनी नोट्स, नॉलेज डिस्टिलेशन सिंप्लीफाइज इंफॉर्मेशन एंड इनहेंसेस यूजिबिलिटी। यूजर्स को भी उस लेवल पे ओवरवेल्म नहीं करना होता है, उस लेवल पे फिर सोचना आपको, आप एज ए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर भी इस तरह से कर सकते हो कि आप अपनी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग और ये सब लगाते हो, और अब आप सोचते हो अपने ही यूआई यूएक्स जो भी डिज़ाइन है उस पर आप क्वेश्चन करते हो कि कहीं ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग तो नहीं कर रहा, कॉग्निटिव ओवरलोड तो नहीं कर रहा, कहीं सामने वाला बंदा जो बटन मैंने बनाई थी, जिस पर्पज़ से बनाई थी, उसी को क्लिक किए बिना तो नहीं भाग जा रहा, कहीं ऑनबोर्डिंग में ही तो वो नहीं भाग जा रहा,
कितना समय वो टिक रहा है। जब तुम टेस्टिंग करते हो, यूज़र टेस्टिंग करते हो, तब तुम इसी बारे में सोचते हो, दिमाग लगाते हो। यही है वो सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तुम सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को अप्लाई कर रहे होंगे या शायद नहीं कर रहे होंगे, तो अभी तुम समझ जाओगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन प्रायोरिटाइजेस प्रिसाइज ऑडियंस टारगेटिंग टू बी। भाई देखो, मार्केटिंग में जब भी तुम कोई कैंपेन तैयार कर रहे हो, कैंपेन मतलब क्या होता है, कैंपेन मान के चलो एक एडवर्टीजमेंट का पोस्टर है, ठीक है। अब मान के चलो चाहे वो एक फेसबुक की एड हो जिसमें तुम इमेज डालते हो एक, या फिर तुम मान के चलो कि तुमने वो बोर्ड्स देखे होंगे, होर्डिंग्स देखे होंगे। अब जरा सोचना गाइस, जब भी कोई होर्डिंग लगता है भाई, उसके हज़ारों लाखों रुपए लिए जाते हैं, कई बार तो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं उस होर्डिंग के लगने के, किसी लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। अब वो होर्डिंग लग रहा है भाई, उसमें एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने एक एक वर्ड, एक एक विजुअल, एक एक कलर अगर गलत तरह से बनाया, उसमें कुछ भी अगर उन्होंने गलत तरह से किया, अगर उस ग्राफिक डिज़ाइनर ने, जो भी डिज़ाइनर है जो डिज़ाइन कर रहा है, और जो वो एंटरप्रेन्योर है जो पीछे बैठा हुआ है, जो सीईओ है, अगर उसने ये सब चीज़ें नहीं नोटिस करी, उसने अगर सामने वाले को बताया नहीं ग्राफिक डिज़ाइनर को कि भाई देख ऐसे डेवलप कर, इस तरह से बना, इस तरह से सोच, तुम जिसकी जॉब है, जो कि इस तरह के पोस्टर ये सब बनाते हैं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा वो कंपनी का फाउंडर बैठा है, मैनेजर बैठा है, वो बोल रहा है कि भाई सही से बनाना, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए लगने वाले इसमें, पोस्टर जा रहा है ये। तो मतलब दूर से भी कोई इंसान आता हुआ, अगर कोई गाड़ी से ऐसा भगाता हुआ जा रहा है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। उस लेवल का तुम टेक्स्ट दोगे, उस लेवल के तुम विजुअल्स दोगे कि सामने वाले को हुक करे, सामने वाले को ले, एक पूरी स्टोरी चल रही है उस पोस्टर में। सिमिलरली फेसबुक में भी भाई, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मेटा में जो एड्स देते हैं वो तो सब जगह चलती है। तो जो वो ऐड दिखने वाली है भाई, सामने वाला इंसान तो स्क्रॉल कर रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, उस बीच में तुम्हारी वो ऐड आएगी जब अचानक से बीच में, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई फोर्स्ड है, कुछ है, बिल्कुल फ्लो में वो आनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, वो इम्पैक्ट देनी चाहिए, और फिर वो निकल जानी चाहिए। अगर तुमने सही तरह से नहीं किया, और अगर तुमने सही ऑडियंस को फिगर आउट नहीं किया, वो ऑडियंस कौन सी है, वो कौन से लोग हैं जिनको तुम सेल करोगे, एक्चुअल लोग, तुम्हारी नीश ऑडियंस। अच्छा, तुमने नीश ऑडियंस ढूंढ लिया, मान के चलो एक बंदे ने ले भी लिया तुमसे प्रोडक्ट, ठीक है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ले लिया, और अब उसी बंदे को तुम्हारा ऐड 10 बार दिख रहा है, फिर भी प्रोडक्ट खरीद लिया उसके बाद भी। क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ में कि तुमने प्रोडक्ट खरीद लिया उस शख्स का, अब भी तुम्हें वो ऐड दिखाया जा रहा है 10 बार, 20 बार, 50 बार ऐड ही ऐड दिख रहा है उसका? इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, सामने वाले को नुकसान हो रहा है, जिसने ऐड दिया है उसको नुकसान हो रहा है। किस बात का नुकसान हो रहा है कि भाई सामने वाले ने तो खरीद लिया, फिर भी उसको ऐड जा रहा है। ये ऐड किसी ऐसे को जा सकता था जो कि उसका कस्टमर है, पर अब उसका पैसा जा रहा है, बर्न हो रहा है। तो इस तरह से सोचना, ये है वो दो थिंकिंग मॉडल, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग एंड सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। यहाँ पे आप अप्लाई करते हो, सोचते हो इस तरह से क्या होगा। तो अब फिर से बात करते हैं कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग की। तो कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग इंकरेजेस अस टू डिस्कवर ओवरलुक्ड ट्रूथ्स, छुपे हुए ट्रूथ्स, सच्चाइयों पे ही फोकस होता है, एंड पर्सपेक्टिव्स दैट चैलेंज द स्टेटस को। स्टेटस को मतलब जो चीज़ समाज सोच के चलता है, जो चीज़ समाज आपके दिमाग में डालता है, उससे कहते हैं स्टेटस को। जो चीज़ आम भीड़, आम जनता फॉलो करती है, जो चीज़ आम जनता इम्पॉसिबल समझती है, जो चीज़ आम जनता जिस चीज़ से डरती है, जिस चीज़ पर आम जनता के जो बिलीव्स है वो सेट होते हैं। सेट, जैसे कि बिल्ली आड़ा रास्ता काटे तो कुछ अशुभ होगा। सेट, अगर किसी सोसाइटी या किसी थिंकिंग, किसी टाइप के लोगों की है इस तरह की मान्यता, तो ये एक स्टेटस को है भाई, उनका स्टेटस को है। तो तुम्हें ये स्टेटस को फिगर आउट करना पड़ता है, खुद का भी, तुम्हारे भी है, मेरे भी है, तुम्हारे भी है, मेरे भी है। तुम जिस तरह की स्कूल ऑफ थॉट को प्रोसेस करते हो, जिसका कंटेंट तुम देखते हो, उसी लेवल के स्टेटस को तुम्हारे दिमाग में आते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुम हो सकता है अपने आप को मानते हो कि बहुत ज़्यादा तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हें नहीं पता। देखो, अगर तुम एक गेम डेवलपर हो, गेम डिज़ाइनर हो, तुम कंटेंट देखते हो गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, मान के चलो, तो तुम्हें दो तरह के लोग दिखते होंगे। वो एक बोलता होगा कि भाई यार ऐसे गेम्स बनाओ जो तुम्हारा मन करे, तुम्हारा पैशन हो, जिसमें बड़ा गेम तो बड़ा गेम, जा करके डालो, फिर यूट्यूब पे वीडियो, यहाँ पे वीडियो, वहाँ पे वीडियो, बनाना शुरू करो। धीरे धीरे करके तुम सीखते जाओगे और तुम्हारा गेम बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरे लोग वो होंगे जो बोलेंगे कि भाई देखो प्रैक्टिकली सोचो,
छोटा गेम बनाओ, क्योंकि तुम्हारे पास स्किल नहीं है, तुम्हारे पास वो एबिलिटी नहीं है, तुम लंबा सोच नहीं सकते, लंबा टिक नहीं सकते, क्या हो उसके बाद चले ना चले। तो इससे अच्छा क्या करो, एक छोटा गेम बनाओ। 2 महीने 3 महीने लगना चाहिए इस गेम के प्रोटोटाइप को पूरा कंप्लीट होने में। यहाँ तक कि पूरा गेम अगर कंप्लीट हो सकता है तो पूरा गेम कंप्लीट होने में 2-3 महीने में एक छोटा गेम बनाओ, छोटे छोटे गेम लॉन्च करते रहो, उसके बाद तुम्हारी स्किल अच्छी खासी बन जाएगी, तो फिर साइड प्रोजेक्ट में एक बढ़िया सा एक बड़ा गेम तुम अपना तैयार करते रहना, लेकिन छोटे गेम पे रहो। समझ रहे हो? अब इसके बेस पे लोग फॉलो करेंगे, इसके बेस पे लोग अपना स्टेटस को पकड़ेंगे कि अच्छा मैं किसकी एडवाइस फॉलो करूं। समझ रहे हो? तुम जब फिलोसॉफी से रिलेटेड वीडियोस देखते हो तो तुम किसको फॉलो कर रहे हो? तुम ओशो को फॉलो कर रहे हो, तुम नीशा को फॉलो कर रहे हो, तुम किसको फॉलो कर रहे हो? तुम स्टोइसिज्म में जा रहे हो, ताओइज्म में जा रहे हो, किस इज्म में जा रहे हो? उसके बेस पे तुम्हारे स्टेटस को डिसाइड होंगे गाइज। तो तुम्हें अपने आप से पूछना पड़ता है तुम्हारे स्टेटस को क्या है, क्योंकि यही तुम्हें फिर वहाँ जाके अटकाएंगे। अगर किसी पर्सन को पता हो कि इस पर्सन के स्टेटस को क्या है, मेरे सामने वाले पर्सन के स्टेटस को क्या है, उसके बेस पे वो उस चीज़ को सेल कर सकता है उन्हें जान करके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ काउंट्रेरियन थिंकिंग, चैलेंज अजम्पशंस। आप अजम्पशंस पे चैलेंज करते हो, आपके जो अजम्पशंस है, सोसाइटी के जो अजम्पशंस है उन पे चैलेंजेस मार के फेंकते हो। रिवील अपॉर्चुनिटीज, फाइंडिंग नीश लीड्स टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। आप रिवील करते हो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, सामने निकालते हो। जब आपने चैलेंजेस, वो जितने भी चैलेंजेस है, जिन चीज़ों को सोसाइटी इम्पॉसिबल बोलती है, गलत बोलती है, बैड बोलती है, तुम उन पे क्वेश्चन करते हो। जिन चीज़ों को वो नेगेटिव बोलती है सोसाइटी या आसपास के लोग, उन पे तुम क्वेश्चन करते हो। तुम्हारे मेंटोर जिस चीज़ को बोलते हैं कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है, तुम्हारा मेंटोर अगर ऐसा बोल रहा है कि मेरे हिसाब से तो लगता है मुझे कि इस तरह की ऐप्स नहीं चल सकती, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो एआई है ना वो आगे चल के उस लेवल पे डेवलप नहीं होगा, ये स्लॉप निकलेगा, ये जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लोगों की जॉब्स नहीं जाएगी, मेरे हिसाब से। तो जो लोग ये मेरे हिसाब से बोलते हैं, तुम वहाँ पे अपना ये काउंट्रेरियन थिंकिंग लगा के देखो, पूछ के देखो। नीचे कमेंट जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत सारे लोग अलग अलग वैरायटी के थॉट्स शेयर करते हुए मिलेंगे। इन्हें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, थोड़े न्यूट्रल होकर के सोचो कि आखिर ये किस तरह के थॉट्स जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं। अगर तुम्हें सच में अपना नीश फिगर आउट करना है यूट्यूब पे, तो तुम ऐसे ही कर सकते हो। जाओ तुम फिर उन यूट्यूबर्स के चैनल पे जहाँ पे जिनको तुम एंजॉय करते हो, जिस तरह का वीडियो बनाना चाहते हो, फिर उनके कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में जा करके देखो लोगों के क्या पेन पॉइंट्स है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, वो इस शख्स की जो वीडियो देख रहे हैं फिर उसमें क्या क्या काउंटर कर रहे हैं, किन किन चीज़ों से वो परेशान है। यहाँ पर तुम अपनी काउंटेरियन थिंकिंग लगाओ। स्टैंड आउट। अब यहाँ पे तुम स्टैंड आउट करना शुरू करते हो क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम्स पता है, तुम्हें नीड्स पता है, तुम्हें वो नीश पता है। समझ रहे हो? यहाँ पर तुम स्टैंड आउट करते हो। यूनिक इनसाइट्स क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यस, यू बिल्ड योर ओन यूनिक वेपन्स। ड्राइव इनोवेशन। फ्रेश आइडियाज फ्यूल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। मैथ एज अ गेम, देखो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अ स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म्स मैथ इनटू एन एंगेजिंग पजल, फॉस्टरिंग enthusiasm among peers and making learning enjoyable। भाई मैथ से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो जोड़ने घटाने इन सब से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स होते हैं। अगर आप एक एजुकेटर हो और स्टूडेंट्स को बजाय इसके कि चलो सिलेबस वाइज पढ़ाते हैं, सिलेबस में जो जो टॉपिक्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं मैथ से रिलेटेड, क्या हो अगर मैं उसको गेमिफाइड कर दूँ? जाओ जाकर के चैट जीपीटी से पूछो, फिर ये अलजेब्रा का आज लेसन होने वाला है, क्या हो अगर मैं इन्हें अपना पहला जो लेक्चर है जो अलजेब्रा का, उसमें इंटरेस्ट दिलाने के लिए क्यों ना मैं इनके सामने गेम इंट्रोड्यूस करूं जो अलजेब्रा को इनके लिए सिंप्लीफाई कर दे, सबको इंगेज करवाता हूँ। आज पहले दिन मैं अलजेब्रा के मैथ्स नहीं सिखाऊंगा, मैं उनको ये गेम सिखाऊंगा, इस तरह से सोचना सिखाऊंगा। कितना मज़ा आएगा बच्चों को। काउंटेरियन करियर इनसाइट्स, वाह यार मस्त बनाया इन्होंने। While many believe social media is saturated, जब हर कोई सोच रहा है कि सोशल मीडिया सैचुरेट हो चुका है, अ यूनिक नीश फॉर माइक्रो रिचुअल एप्स रिमेन्स अनटच्ड एंड प्रॉमिसिंग। जैसा मैंने बोला भाई, डिज़ाइनर्स के लिए एक अलग ऐप, डेवलपर्स के लिए एक अलग ऐप, डॉक्टर्स के लिए एक अलग ऐप, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए अलग ऐप। समझ रहे हो? देखो हर कोई इस तरह से जाता है, बिल्कुल जा रहा है, नीश पे जा रहा है, और नीशेस कम है अभी भी मार्केट में, नीशेस कम है, नीश के जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो अभी भी कम है। तो तुम बन सकते हो।
अगर तुम्हारा किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट है या जिस चीज़ में तुम लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हो. Lightweight tools for teams. Small indie teams thrive with streamlined tools, allowing for collaboration and creativity. Small indie team thrives with streamlined tools. ऐसे tools जो कि टीम्स कोलैबोरेट कर सके. एग्जाम्पल के लिए फिग्मा. तुम्हें फिग्मा पता है गाइस? फिग्मा या कैनवा भी हो गया, ये ऐसे टूल्स है जिनको 2 लोग, 10 लोग, 20 लोग साथ में मिलकर के एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं. ये इतने इफेक्टिव टूल्स है. मतलब ऑनलाइन तुम्हें कोई ऐप डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है. तुम ऑनलाइन वेब में रह के इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़ करके साथ में मिल करके एक ही थंबनेल डिज़ाइन दूर रह करके भी कर सकते हो. एक पट्टा बेंगलोर में बैठा होगा, एक पट्टा चेन्नई में बैठा होगा, दिल्ली में बैठा होगा, और तुम साथ में मिल करके डिज़ाइन कर रहे होंगे और इंटरनेट बिल्कुल लाइव चल रहा होगा सब कुछ. कोई टेंशन नहीं है. हाँ, इंटरनेट की स्पीड विट पे वरी करता है, लेकिन सिमिलर काम होगा. ठीक है, तो इस तरह के टूल्स, ये तो फ्यूचर है भाई. ठीक है, इसीलिए फिर जूम और ये सब भी बहुत बहुत तेज़ी से फटे जब लॉकडाउन आया था. तो ऑथेंटिक मार्केटिंग वर्क्स. रॉ ऑथेंटिक कंटेंट रेजोनेट्स मोर विद ऑडियंसेस, fostering genuine connections and enhancing engagement through real stories. Authentic marketing works. Obviously, जहाँ तुम देखो अगर तुम्हारे फील्ड में लोग ऑथेंटिक नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा डिस्गाइज करते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, और अगर तुम एक ऐसे शख्स बन के आओ कि यार मैं रिवील करूँगा सारी चीज़ें, मैं सारे ट्रिक्स रिवील करूँगा, और उस तरह का कंटेंट तुम दो उनको, लोग बोलेंगे भाई अगर ये फ्री में इतनी सारी चीज़ें बता रहा है, जब इसका कोई प्रीमियम कोर्स लेंगे या जब इसका कोई प्रीमियम टूल लेंगे उसमें तो कुछ और ही होगा, अलग ही लेवल की चीज़ें करवा रहा होगा, इसने हमें भरोसा दिलाया है. यही होता है अक्सर. तो हाँ, ये तो वेन डायग्राम है. वेन डायग्राम भी भाई अलग अलग तरह के होते हैं. ये वेन डायग्राम का यूज़ केस यही होता है कि किसी एक स्पेसिफिक नीश को फिगर आउट करना, एक पावरफुल इम्पैक्टफुल चीज़ को फिगर आउट करना. तो देखो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग रिवील्स हिडन कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिस्क, वही काउंटेरियन थिंकिंग अनकवर्स ओवरलुक्ड ट्रूथ्स एंड यूनिक इंसाइट्स. तो both models enhance decision making and foresight for success. Yes, it is important for your success. चलो अब मैं अपने आप को फिर से बड़ा करता हूँ. अरे भाई बड़ा हो जा. ओके. तो गाइस फिर से एक रिकैप, बहुत ही फास्ट रिकैप होगा. मुझे कितना टाइम हो गया है? ठीक है, 32 मिनट हो चुके हैं. ठीक है, तो बहुत ही फास्ट रिकैप होगा. अब सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है? सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या है कि आप पूछते हो कि एंड देन व्हाट हैपन, उसके बाद क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस, सिचुएशन को समझने के लिए. ठीक है, सिंपल एग्जांपल, ईटिंग जंक फूड टुडे फील्स गुड. जंक फूड खाना फर्स्ट ऑर्डर में जंक फूड खाना अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है. बट सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग बोलेगी कि व्हाट हैपन्स इफ आई कीप डूइंग दिस फॉर अ मंथ. अगर तुमने वो जंक फूड खाते रहे हर दिन तो किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स निकल के आएगी, तुम्हें भी पता है. ये बस एक शॉर्ट एग्जांपल है, पर तुम रिपल इफेक्ट को अच्छे से समझना सीख जाओगे. या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट भी तुम्हें पता होगा कि तुमने सुना होगा कि बटरफ्लाई अगर कहीं अपने पंख फड़फड़ा रही होती है तो उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट क्रिएट होता है कि कहीं अमेरिका में तूफान आता है. ठीक है, सॉरी. इज इट कॉमन सेंस? नो, इट इज़ नॉट कॉमन सेंस. कॉमन सेंस इज बेस्ड ऑन एवरीडे जजमेंट. आप अपने ट्रूथ्स पे जजमेंट करते हो. सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग डेलिब्रेट है. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्ड एंटिसिपेशन ऑफ हिडन कॉन्सिक्वेंसेस, आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हो प्रॉपर. एक आप चीज़ों के पहले फैक्ट्स लेते हो, चीज़ें लेते हो, पहले इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर फर्स्ट ऑर्डर में सोचते हो, फिर सेकेंड ऑर्डर में सोचते हो. तो ये कॉमन सेंस से डिफरेंट है. ठीक है, लीनियर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, इससे कैसे डिफरेंट है, जिससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी. तो गाइस, लीनियर थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है, जिसमें आप क्या करते हो, लिमिटेशन ये है कि स्टॉप्स एट इमीडिएट आउटकम्स. सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग में से क्या डिफरेंस होगा कि भाई इट गोज फर्दर इनटू नेक्स्ट स्टेप. क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज, इवेल्युएट एंड अवॉइड बायसेस. क्रिटिकल थिंकिंग का ये काम है, वो एनालाइज करती है और बायसेस को अवॉइड करती है. तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये फोकसेस ऑन वैलिडिटी, ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडिटी पे फोकस करती है. अब सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या करती है? इट फोकसेस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस. क्रिएटिव थिंकिंग क्या करती है?
इट जनरेट इमेजिनेटिव आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग, पर ये रिस्क को इग्नोर कर देता है। तो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग क्या करता है, इसको बैलेंस करता है क्रिएटिविटी विथ फॉरसाइटेडनेस। लैटरल थिंकिंग क्या करता है, पैटर्न ब्रेकिंग करता है, प्रोवोक अनयूजुअल कनेक्शंस फिगर आउट करता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, लैटरल थिंकिंग कभी कभार इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। वही सेकंड ऑर्डर थिंकिंग क्या करता है, ये बोलता है कि भाई आइडियाज़ को ग्राउंडेड रखो, जैसा मैंने बोला ना कि आइडियाज़ को ग्राउंडेड रखो, कैसे भी मत जाओ, कहीं भी मत जाओ। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग इज नॉट डिडक्शन और प्योर रीजनिंग, इट्स कॉन्सिक्वेंस ट्रेसिंग। ओके, why we use it? To avoid short-sighted decisions, again anticipate risk, to uncover hidden opportunities, to make smarter decisions। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, क्या आप किस तरह के हैबिट्स आप फॉर्म कर सकते हो? यू कैन ट्रेन योर ब्रेन सो सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग बिकम ऑटोमेटिक। कैसे? पर्सपेक्टिव लेवल पे, whenever you make a choice, pause and ask, and then what? That's it. And then what? Notebook drill, write one decision, list 3 ripple effect। आप अपनी लाइफ में कोई भी आइडिया जब आप फॉर्म करते हो, देखो आइडिएशन से रिलेटेड मैंने थिंकिंग बहुत सारी बताई हुई है, जब आप उन्हें अप्लाई कर रहे होगे तो साथ में फिर ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग को भी अप्लाई करो और फिगर आउट करो कि वो कौन से 3 रिपल इफेक्ट्स है जो कि उससे निकलेंगे। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हो उनसे रिलेटेड कौन से रिपल इफेक्ट निकल के आने वाले हैं। सिनेरियो मैपिंग, इमेजिन बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड सेकेंड ऑर्डर केस। बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड सेकेंड ऑर्डर केस, ये आपके बिजनेस के रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है गाइस। डेली रिफ्लेक्शन, at the end of the day ask what were the second order effect of my actions today। आज की तारीख में, फिर एक हफ्ते बाद, फिर एक महीने बाद वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आने वाले हैं। ये तुम्हें रिस्क एनालिसिस में बहुत अच्छा बनाने वाला है गाइस। वेज टू ट्रेन योर ब्रेन सबकॉन्शियसली, माइक्रो प्रॉम्प्ट्स, बिफोर एक्टिंग विस्पर। स्टेप 2, बिफोर एक्टिंग, बिफोर एक्शन, जैसे एक्शन लेने वाले उससे पहले स्टेप 2 क्या होने वाला है। बहुत क्विक थिंकिंग हो जानी चाहिए तुम्हारी, इस लेवल पे फिर तुम्हारी थिंकिंग फास्ट हो जाएगी भाई। जैसे ही तुम्हारे सबकॉन्शियस में आ जाएगा तुम स्टेप 2 ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में आने लग जाएंगे। चेन थिंकिंग, प्रैक्टिस ट्रेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस लाइक चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में चीज़ें कैसे होती है ये चीज़ें तुम्हें देखना आ जाएगा। पैटर्न रिकॉग्निशन, नोटिस हाउ शॉर्ट टर्म विंस ऑफन लीड टू लॉन्ग टर्म लॉसेस। यस, तुम्हें ये देखना है कि अभी की तुम्हारे हैबिट्स, अभी की तुम्हारे डिसीजंस, छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हें किस तरह के लॉस दे सकते हैं। अगर आज मैं 2 घंटा ज़्यादा सो रहा हूँ तो इससे मुझे क्या फ़ायदा है और फिर क्या नुकसान है। आज अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं ठीक है मैं सुबह 10 बजे के बजाय मैं 8 बजे उठूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आज अगर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं ठीक है रात को 1 घंटा पहले सोऊंगा तो मेरा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये चीज़ें तुम्हें फिगर आउट करनी पड़ती है। इन शॉर्ट, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग इज कॉन्सिक्वेंस ट्रेसिंग। अब आते हैं काउंट्रेरियन थिंकिंग, फटाक से कंप्लीट करते हैं गाइस। काउंट्रेरियन थिंकिंग इज द मेंटल मॉडल ऑफ डेलिबरेटली आस्किंग व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ ऑन। मेरी तरफ से कितने लोग हैं जो मेरी इस बात पे अग्री करेंगे, लेकिन कितने कम लोग होंगे जो मेरी इस बात पे अग्री करेंगे। काउंट्रेरियन थिंकिंग इस पे फोकस करती है कितने कम लोग होंगे या कितने ज़्यादा लोग होंगे जो इस चीज़ के ऑपोजिट जा सकते हैं, जो इस चीज़ को बोल सकते हैं कि भाई ये तो गड़बड़ है यार, इसमें तो कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। तो देखो, एक तरफ सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में तुम रिस्क एनालिसिस ये सब कर रहे हो और अब तुम यहाँ पे काउंट्रेरियन थिंकिंग इसको साथ में जोड़ करके चल रहे हो, तो कितने तुम फैक्चुअल होने वाले हो, कितनी बढ़िया लेवल की थिंकिंग होने वाली है तुम्हारी। एसेंस, इट्स अबाउट स्पॉटिंग ओवरलुक्ड ट्रूथ्स, चैलेंजिंग कंसेंसस एंड फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी वेयर अदर्स सीज नन। अब तुम्हें ऐसी जगहों पे भी अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी जहाँ पर लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारे साथ में सेकंड ऑर्डर थिंकिंग है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग है, लैटरल थिंकिंग है, तुम्हारे पास क्रिएटिव थिंकिंग है। ये सारे थिंकिंग मॉडल तुम साथ में लेकर चल रहे हो। तुम्हारे पास इन्वर्जन थिंकिंग है, इन्वर्जन थिंकिंग बेस्ट थिंकिंग मॉडल तुम्हारे साथ में, वो सब चीज़ें। और अब तुम जब ये काउंट्रेरियन थिंकिंग के थ्रू आइडिया अपना लगाना चाह रहे हो, भाई क्या ही ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। देखो, ये कॉमन सेंस नहीं है, अगेन इट्स नॉट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज व्हाट, कि ये ऑब्वियस है, लॉजिकल है। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग भी लॉजिकल है,
लेकिन डेलिबरेटली क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो कि एवरीवन नोज इट, इफ एवरीवन नोज इट देन व्हाट नेक्स्ट। अगर लोग इस चीज को जानते हैं तो लोग इस चीज को कैसे परसीव करते हैं, लोग इस चीज पे कैसे बिलीफ रखते हैं, और उसके उलट बिलीफ क्या है, किस चीज को वो नहीं मानना चाहते, किस चीज को वो गलत समझते हैं। गाइज यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग इसी तरह से सक्सेसफुल हुए हैं, जब उन्होंने काउंट्रेरियन थिंकिंग को अनकॉन्शियसली अप्लाई किया था, जब उन्होंने ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन किया था, कुछ भी गड़बड़ चीज़ों पे क्वेश्चन किया था, या फिर उन्होंने अपने थंबनेल में उस तरह से चीज़ें डाली थी कि लोगों को लगा कि ओ माय गॉड ये तो कुछ गलत ही बोल रहा है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। फिर वो वीडियो पे जा चले गए, देख लिया उन्होंने और मिलियंस ऑफ व्यूज़ दे दिए, वो चैनल बहुत बड़ा हो गया। ऐसा हुआ है। तो गाइस कॉमन सेंस से डिफरेंट है काउंट्रेरियन थिंकिंग, और यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि लीनियर थिंकिंग इन सब से भी कैसे डिफरेंट है। देखो लीनियर थिंकिंग फिर से स्टेप बाय स्टेप लॉजिक है, स्टेज इनसाइड द ऑब्वियस पाथ, ये एक ऑब्वियस पाथ पे चलता है। काउंट्रेरियन डिफरेंस क्या है कि भाई ये काउंट्रेरियन है वो ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पाथ, ये रास्ते से ही अपने आप को दूर ले जाने की का तरीका है, उस रास्ते से डिफरेंट सोचने का। जब सारी भीड़ एक रास्ते पे जा रही है, जब सारी भीड़ फोकस कर रही है, जब सारी भीड़ फ्रंट एंड पे जा रही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन सा पाथ चूज कर सकता हूँ, क्या मैं अपना पाथ बना सकता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग, इवैल्यूएट, एनालाइज, अवॉइड बायस। क्रिटिकल थिंकिंग ये करती है और ये फोकस करती है वैलिडिटी पे। तो कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग क्या करती है, इट फोकसेस ऑन ओवरलुक्ड ट्रूथ्स, जो चीज़ें छुप गई, जो चीज़ें हट गई, जिस चीज़ पे आम जनता ने ध्यान ही नहीं दिया, आम जनता छोड़ गई उन चीज़ों को, वहाँ पे आपका ध्यान जा रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग, जनरेट इमेजिनेटिव आइडियाज, मे स्टिल फॉलो ट्रेंड्स। अब क्रिएटिव थिंकिंग फिर से तब भी फॉलो करेगी उन ट्रेंड्स को जो उसके आसपास चल रहे हैं, क्योंकि आप इमेजिनेटिव आइडियाज़ ला रहे हो जो कि आसपास की इन्फॉर्मेशन से ही आते हैं। काउंट्रेरियन चैलेंजेस ट्रेंड्स डायरेक्टली। लैटरल थिंकिंग क्या करती है, पैटर्न ब्रेकिंग, और इससे क्या होता है, कैन बी प्लेफुल बट रैंडम, ये प्लेफुल जरूर हो सकती है बट ये रैंडम हो सकती है। जब तुम इसके साथ में काउंट्रेरियन यूज करते हो, क्या करते हो तुम, काउंट्रेरियन इज डेलिब्रेट, व्हाट ट्रूथ इज इग्नोर्ड। तो गाइस अब जब तुम्हें ये सब चीज़ें मैंने बता दी, तो अब इसको तुम सबकॉन्शियसली कैसे यूज करोगे। आस्क द काउंट्रेरियन क्वेश्चन, व्हाट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ मी ऑन। फ्लिप अजम्पशंस, देन फ्लिप अजम्पशंस, उन अजम्पशंस को फ्लिप करो। व्हेनेवर यू हियर एवरीवन नोज एक्स, व्हाट इफ द अपोजिट इज ट्रू। स्पॉट ओवरलुक्ड नीश, लुक फॉर इग्नोर्ड कम्युनिटीज, अनटैप्ड रिचुअल और निग्लेक्टेड पेन्स, वेज टू ट्रेन योर माइंड। यहाँ से एक रोलर जा रहा है, अब तुम्हें शायद गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आने वाली है, आई डोंट नो, आ तो रही है शायद इसको, हाँ बस यही नुकसान है, ये एक कॉन्सिक्वेंस है गाइस। अगर तुम रोड के बिल्कुल करीब रहते हो, मेन रोड के, हाईवे के बिल्कुल करीब रहते हो, तो यही नुकसान है, तुम्हें बहुत ज़्यादा आवाज़ सुननी पड़ती है। डेली हैबिट, व्हेन यू हियर अ पॉपुलर ओपिनियन, पॉज एंड आस्क व्हाट्स द ऑपोजिट एंगल। नोटबुक ड्रिल, और देखो अगर तुम्हें कभी न्यूज़ में कोई चीज़ आती है, न्यूज़ चैनल में कोई चीज़ आती है, थोड़ा ऑपोजिट सोचा करो कि ये चीज़ क्यों हुई होगी, क्या जो चीज़ ये न्यूज़ वाले बता रहे हैं, क्या हो अगर इसका ठीक उल्टा हो। ये बोल रहे हैं कि नहीं ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो कि सरकार ने लाई है, ये बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए, बहुत हेल्पफुल है, क्या हो अगर इसका उल्टा हो, क्या हो अगर सच में ये ऐप हानिकारक है, क्या हो अगर ये ऐप सच में हमारा डेटा लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है, क्या हो ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। आपको बस अपने साथ ही तो सोचना है, थोड़ी ना आप सोशल मीडिया पे आप अपना कोई कंटेंट डाल रहे हो इससे रिलेटेड कि नहीं भाई मेरी थिंकिंग तो अलग है, नहीं आपको अलग दिखाने की क्या ज़रूरत है। ये अलग तरह की थिंकिंग आपको सिर्फ तब दिखाना है जब आपको एक्चुअल में प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये सब करना है, जब आपको किसी बिजनेस को अट्रैक्ट करना है, किसी क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, उस लेवल पे आप जा सकते हो। आम जनता के बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भैया मैं तो चैलेंज करूंगा इन चीज़ों को, नहीं, आपको ये सोचना है कि कहाँ पे आप एक बिजनेस डेवलप कर सकते हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उस लेवल पे जाना है। नोटबुक ड्रिल, राइट वन कंसेंसस बिलीफ, आम जनता का कोई बिलीफ ईच डे, देन राइट अ काउंट्रेरियन काउंटर ट्रूथ। कोई भी, जैसे मैंने बोला ना कि बिल्ली आड़ा रास्ता काटे तो अशुभ होता है, बताओ भाई होता है क्या है तुम्हारे लॉजिक, क्या कहता है तुम्हारा लॉजिक, बताओ तुम
अपने हिसाब से। नोटबुक में बस लिखने की बात है, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे भाई। तुम्हें थोड़ी ना दुनिया को बताना है कि नहीं मैं बिलीव नहीं करता कि बिल्ली आड़ा रास्ता काटे तो कुछ बुरा होगा। तो लिखो बस, तुम्हें बस राइट ही तो करना है। और क्या, बिलीव्स ढूंढो, लोगों के बिलीव्स क्या है, इससे तुम्हारा माइंड ट्रेन होगा। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्या होगा, देखो जिस मोमेंट पे तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे होगे, जिस मोमेंट पे तुम कोई कैंपेन तैयार कर रहे होगे, जिस मोमेंट पे तुम कोई डिसीजन लेने वाले होंगे, तुम्हारा दिमाग अब सटाक से उन फोल्डर्स को खोलेगा, सटाक से बताएगा कि भाई ये आम जनता के बिलीव्स है, ये ऐसे ऐसे आम जनता सोचती है, तो इस तरह से कैंपेन बना, तो इस तरह से प्रोडक्ट बना, तो इस तरह से डिज़ाइन कर, तो इस तरह से सोच, इस तरह से डिसीजन ले। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है। डेवलपर ड्रिल, बिफोर बिल्डिंग अ फीचर आस्क व्हाट्स द नीश नोबडी इज सर्विंग। वो कौन सा नीश है जो कि लोग अभी तक के छू ही नहीं रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन, नोटिस हाउ बिग इनोवेशंस ऑफन केम फ्रॉम कॉन्ट्रेरियन बेट्स। एयरबीएनबी या टेस्ला या निंटेंडो, ये सब इसी तरह से करते हैं भाई। देखो, अगर आपने अपनी अपनी थिंकिंग को जज करना या थिंकिंग को एक तरह से क्वेश्चन करना, इसकी हैबिट नहीं डाली, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। क्योंकि एआई आ रहा है और एआई बहुत सारी चीज़ें करने वाला है, आपको उससे आउट परफॉर्म करना है और जल्दी से आगे बढ़ना है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ जो अभी बची हुई है उन्हीं में से निकाल करके आगे बढ़ना है। क्योंकि आने वाले टाइम में गाइस जो स्मॉलर लेवल की जो स्किल्स है वो बहुत छोटी पड़ जाएगी। अब आपको शायद 10 साल लगेंगे और ज़्यादा स्पेशलिस्ट बनने में, समझ रहे हो ना। अब सिर्फ इतना नहीं हो गया कि तुम सिर्फ लिख सकते हो, बोल सकते हो, इतने में चल रहा नहीं, अब तुम्हें स्किल स्टैक चाहिए, पूरा एक स्टैक चाहिए, वन बाय वन। तो तुम्हें जल्दी से अपने आप को आगे बढ़ाना है, जल्दी जल्दी करना है, सक्सेस जल्दी होनी चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए। विदाउट दैट अर्जेंसी हाउ यू कैन गेट दैट रिजल्ट। 10 साल आगे का सोच रहे हो, लेकिन 10 साल की चीज़ को तुम 1 साल में नहीं करने का सोच रहे हो, तो बहुत गलत है। और उसमें तुम्हारी ये थिंकिंग हेल्प करती है, तुम्हें उस लेवल पे बैलेंस करती है। तो इन्हें यूज़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। द डेविन लैब आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा, आपको नई नई चीज़ें देता रहेगा। मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आपकी इस तरह के वीडियोस बना के, भाई कोई नहीं बना रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, नहीं बना रहा है कोई। ठीक है, इवन इंग्लिश में भी कोई नहीं बना रहा है, उस लेवल पे कोई नहीं जा रहा है। सब जेनरिक ऐसा ही एक छुट्टू सा टॉपिक लेके पूरा पॉडकास्ट कर देते फालतू सा। इन चीज़ों को कोई नहीं बता रहा है, तो तुम्हें इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और इन चीज़ों के बेस पे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को लाइक करना चाहिए और अगली वीडियो के लिए रेडी रहना चाहिए। दूसरी वीडियोस भी देखो जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।